हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो में। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी 12th की हिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो रहेगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके ऊपर बात रहेगी। और ये वीडियो आपको आगे बायलिंगुअल फॉर्मेट में मिलने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे बात रहेगी। और इस चैप्टर के अगर आप नाम की बात करोगे तो चैप्टर का नाम रहता है ईंटें, मनके और अस्थियां, ब्रिक, बोन्स एंड बीड्स, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप इस चैप्टर में देखोगे ना तो आप अपने आज की बसावट को बहुत पुरानी बसावट से कंपेयर करोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम शुरू करें हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक चीज याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक प्राचीन सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखिए इसका जो टाइम पीरियड निकलता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का निकलता है, 2600 बीसीई से 1900 बीसीई का निकलता है। और ये जो है ये डेवलप्ड एरा है, ठीक है। ये हड़प्पा का सबसे डेवलप टाइम पीरियड है, सबसे विकसित वाला। हड़प्पा का अस्तित्व इससे पहले भी और इसके बाद भी है, जिसे हम अर्ली हड़प्पा और लेटर हड़प्पा के रूप में जानेंगे। उसके बाद इसका जो युग रहता है वो एक कांस्य युग रहता है, ब्रॉन्ज एज रहती है। उसके साथ साथ इसी को ताम्रपाषाण काल, चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921-22 में हुई थी और 3 नाम याद रखिएगा। सबसे पहला नाम आता है जॉन मार्शल, उसके बाद दूसरा नाम आता है दयाराम साहनी, और उसके बाद नाम आता है रखालदास बनर्जी। तो इन 3 लोगों ने मिलकर खोज करी थी और इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली के आसपास ये फैली हुई थी, सिंधु घाटी में फैली हुई सभ्यता थी। इसके जो मुख्य शहर हैं उनमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी वगैरह, ये सारे एरियाज हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास देखते हैं जीवन यापन के तरीके, ठीक है। लाइवलीहुड या फिर सर्वाइवल सब्सिस्टेंस की बात अगर हम करें तो हड़प्पा के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कर रहे थे, खाना पीना कैसे अरेंज करते थे। सबसे पहली चीज़ है पशुपालन। इसके बारे में हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, ये रहता है नीड बेस्ड, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब किससे है? आप जानवर पाल रहे हो, लेकिन जानवर पाल कैसे रहे हो? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। याद रखना टाइम पीरियड कोई सा भी रहेगा, जानवरों को हमेशा नीड्स के अकॉर्डिंग पाला जाएगा। दूसरा रहता है कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो इनकी सबसे खासियत थी वो थी ग्रिड सिस्टम, या फिर कह लीजिए ग्रिड पद्धति, ठीक है। ग्रिड सिस्टम में क्या होता था कि एक खेत को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बांट दिया जाता था और मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ प्रोड्यूस करी जाती थी, अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। उसके बाद तीसरी चीज रहती है आखेट। आखेट का मतलब शिकार, हंटिंग, ठीक है, जानवरों का शिकार करना। लेकिन याद रखिएगा ये लोग बैल का शिकार नहीं करते थे और एक सिंग वाले गेंडे का शिकार नहीं करते थे। उसके बाद जंगली कंदमूल, वाइल्ड ट्यूबर, ये अपने खाने पीने की चीजें आसपास के जंगलों से अरेंज करते थे, ठीक है, आसपास के फॉरेस्ट एरिया से, ठीक है, जैसे फल, सब्जियां, इस टाइप की चीजें। उसके बाद गैदरिंग, स्टोरेज का ऑप्शन था और स्टोरेज के लिए लोग क्या यूज करते थे? इसे कहते हैं मृद भांड, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में पोट्रे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मछली पकड़कर, फिशिंग करके ये लोग जीवन यापन करते थे। क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लोग थे आसपास नदियाँ ही तो हैं, तो नदियों से फिशिंग करके इजीली ये लोग चीज़ें अरेंज कर लेते थे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स अगर आप देखोगे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ पालतू जानवर थे, कुछ एविडेंसेस, सबूतों की बात करें तो बैल, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ऑक्सन, कैटल, शीप, गोट्स, बफेलोज एंड पिग्स, ये सारे जानवर ये लोग पालते थे, इनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे। उसके बाद बाजरे के दाने, ठीक है, माइलेट ग्रेन्स, ये हमें कहाँ से मिले? गुजरात से। और गुजरात में उसके साथ साथ मुख्य फसल इनकी कौन कौन सी थी? खेती कर रहे थे तो क्या क्या उगा रहे थे? तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सारी चीज़ें लोग उगाते थे, इनकी मुख्य फसलें हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात, बनावली से मिट्टी के हल, ठीक है, क्ले प्लॉज, अर्थन प्लॉज हमें मिले हैं, यानी मिट्टी के हल इस्तेमाल किए जाते थे। अब आप एक चीज़ समझिएगा, आप जब भी किसी टॉपिक को देखो तो एक चीज़ याद रखना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है? क्या 3 या 8? अगर ऐसा कोई दावा है तो उसे साइड कर दीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपसे 3 में भी पूछा जा सकता है और आपसे 8 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे इसमें। उसके बाद आगे बात आती है कृषि प्रौद्योगिकी की, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, यानी खेती कैसे करते थे। तो खेती में सबसे पहले इनके पास ट्रैक्टर तो था नहीं, तो खेत के कल्टीवेशन के लिए, यानी कि खेत की जुताई के लिए क्या यूज़ करते थे? पशुबल। पशुबल में भी कौन? बैल।
ऑक्स इस्तेमाल किए जाते थे, और याद रखना मिनिमम 2 इस्तेमाल होते थे और मैक्सिमम 6 इस्तेमाल होते थे। दूसरी चीज़ आती है मिट्टी गैप, ठीक है, टेरिकॉटा प्लॉज। जब आप टेरिकॉटा प्लॉज की बात करते हो, मिट्टी के हलों की बात करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो हल का स्ट्रक्चर है इसमें लकड़ी, तांबा और मिट्टी से बनाया जाता था। जो हिस्सा जमीन में जाता है हल का, उसे मिट्टी में आग में पकाकर बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर तांबे की लेयर चढ़ाई जाती थी। और मिट्टी के हलों की खासियत क्या थी, ये सिर्फ 1 टाइम यूज होते थे, सिर्फ 1 टाइम यूज, एक बार के बाद इसे फेंक दिया जाता था। उसके बाद ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। ग्रिड सिस्टम अभी बताया था कि ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि एक खेत को आप 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटोगे, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांट दोगे, और बांटने के बाद क्या देखेंगे कि हमारे पास एक साथ अनेक फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के साधन यानी पानी कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, पहला नेचुरल तरीके से और दूसरा मैन मेड तरीके से, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित तरीकों से। यानी कि बारिश का पानी भी इस्तेमाल करते थे, आसपास नहर वगैरह बना के भी इस्तेमाल करते थे। एविडेंसेस की बात करें तो अफगानिस्तान का शोर तो गई जगह रहती है, यहाँ से आपको नहर के एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा में नहर इस्तेमाल होती थी। उसके बाद जलाशय, रिजर्वायर्स, इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। धौलावीरा लोकेशन है गुजरात की। और कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, यानी खेत में पशुबल यूज हो रहा था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगेन आपके पास टॉपिक, उसकी इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड एविडेंसेस जो आपकी बात को सही साबित कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें विशेषताओं की, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता तो बहुत है, आप जितनी देखते जाइए, ठीक है। लेकिन अगर हम खास बात करें तो शहरों का वर्गीकरण, कि हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शहर, कोई भी टाउन 2 तरीके की बस्तियां रखता था। एक रखता था दुर्ग और दूसरा रखता था निचला शहर। दुर्ग आप देखोगे थोड़ा सा दूर है, इसकी किलेबंदी करी जाती थी, सिक्योर एरिया था, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता था, ठीक है। और यही हमारे लिए अपर टाउन भी कहलाता है, सिटाडेल भी यही कहलाता है। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते थे ये होते थे अभिजात वर्ग, ठीक है, पूरा अभिजात वर्ग यहाँ रहा करता था। और जो लोअर टाउन्स है यहाँ पर रहने वाले होते थे सामान्य लोग, ऑर्डिनरी क्लास यहाँ रहा करती थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हड़प्पा के सारे शहर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, दुर्ग और निचला शहर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहाँ पर अभिजात वर्ग, एलीट क्लास रह रही है, और यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग रह रहे हैं, सामान्य लोग रह रहे हैं। उसके बाद दूसरी आती है जल निकास प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। याद रखिएगा इनकी जल निकास प्रणाली क्या थी, बेस्ट थी, क्योंकि घरों के साथ नाली बनी हुई है पक्की ईंटों से, नाली आगे नालों में जा रही है और नाले नगर के बाहर, ठीक है। इनके यहाँ पर छोटी छोटी ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स बड़े गटर में कनेक्ट हैं और गटर सीधे आउट ऑफ द टाउन। इतनी बात समझ में आ रही है। विशाल संरचनाओं की बात करें, 2 स्ट्रक्चर्स थे जो बहुत बड़े साइज के थे, ठीक है। अब ये जो 2 हैं, इनमें आपका पहला नाम आता है विशाल अनानागार, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी। दूसरा आता है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, ठीक है। ये 2 हमें देखने को मिलते। और जो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों याद रखना हर शहर में अवेलेबल थे, लेकिन सबसे पहले मिले कहाँ से, मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो में भी 2 तरीके के हिस्से हैं, एक निचला शहर था, दुर्ग था। तो कहाँ से मिला, ये जो सारी चीज़ें मिली हैं हमें दुर्ग से मिली हैं, ठीक है, सिटाडेल से मिली हैं। और इसमें कॉमन बात क्या रहती है कि चाहे विशाल अनानागार हो, विशाल स्नानागार हो, इसको पब्लिकली इस्तेमाल किया जा सकता था। अनानागार का मतलब है बेटा गोदाम, कि यहाँ पर गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और स्नानागार का मतलब आपके लिए एक स्विमिंग पूल है, कि बीच में एक तालाब है, इर्द गिर्द चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, नीचे सरफेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद लास्ट बचता है नियोजित बसावट प्लान सेटलमेंट। हड़प्पा सभ्यता की सारी गलियां देखोगे 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी सीधी हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रिड पद्धति यूज़ की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सारे घर लाइन से थे, उसके साथ साथ घरों में भी ग्रिड सिस्टम यूज़ था, फैसिलिटीज़ रखी गई थी, ठीक है। गलियाँ चौड़ी होती थी और इक्वल रेशियो साइज था ईंटों का। इनमें याद रखिएगा पूरी हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थी, 4:2:1 की, 4:2:1 की, ठीक है। ये साइज होता था। लाइक अगर आपने एक ब्रिक, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, तो जितनी सतह ये है इससे डबल ये वाली हो गई, इससे डबल ये वाली, ठीक है। पूरी हड़प्पा सभ्यता में सारी ईंटों को कैलकुलेट करने के बाद आपका ये रेशियो निकल कर आता, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें इसमें,
तो हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है। सबसे पहले आता है शवाधान, बरियल प्लेसेस। बरियल प्लेसेस के बारे में बेटे एक चीज बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा कि ये हमारे लिए एक मेथड है। ये हमारे लिए क्या है? एक मेथड। ये हमारे लिए एक विधि है, और ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी विधि है जो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातात्विद, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते थे, यानी कि रिसर्च करने वाले लोग। अब इसका मतलब क्या? इस मेथड का मतलब है शवों या कब्रों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ग्रेव्स। ठीक है, जैसे किसी की कब्र मिली बहुत पुरानी, तो उसकी जो स्टडी करी जाएगी, कौन सी चीजें हैं, कैसे बनी है, वो सब देखने के बाद हमें क्या मिलेगा? शवाधान। ठीक है, अगेन शवाधान कोई वस्तु नहीं है, शवाधान एक मेथड है जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रेव्स, यानी कब्रों का अध्ययन। और इस मेथड की वजह से आप सामाजिक और आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो। कब्र देखकर क्या बताओगे? जैसे कब्र अगर सामान्य है, मिट्टी की है, यानी गरीब आदमी की थी। अब कब्र दूसरी तरफ बड़ी बनी हुई है, महंगे महंगे पत्थर लगे हैं, ठीक है, तो वो किसी अमीर की थी। अगर कब्र के अंदर सामान्य चीजें मिल रही है, बर्तन वगैरह, ठीक है, तो वो उस गरीब व्यक्ति, लेकिन अंदर से सोना चांदी निकल गया तो वो अमीर व्यक्ति। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले प्रथा थी, मरने वाले के साथ उसकी फेवरेट चीज दफनाई जाती थी। उसके बाद कब्रों की बनावट में और उनमें मिली वस्तुओं में डिफरेंस देख के आप बता सकते हो कि वो अमीर है या फिर गरीब की कब्र है। और दूसरी बात, शवों के साथ अनेक प्रकार की जो वस्तुएं दफन है, उनका एक बेसिक रोल था, एक इंपॉर्टेंट नियम था कि दफन तो किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आते हैं हड़प्पा के व्यापार पे। देखिए, व्यापार हमेशा से ही दो चीज़ों पर आधारित होता है, जल मार्ग और स्थल मार्ग। जो जल मार्ग था ये दूर के एरियाज के लिए था, डिस्टेंट एरियाज के लिए था। स्थल मार्ग पास के एरियाज के लिए था। ठीक है, बाय रोड व्यापार करते थे आसपास से, और अगर दूर जाना है तो उसके लिए जल मार्ग। और याद रखिएगा, ये कॉमन लाइन है कि हड़प्पा का व्यापार आयात और निर्यात दोनों पे आधारित था। कुछ चीज़ें मंगवाते हुए थे, कुछ चीज़ें बेचते हुए थे। अगेन याद रखिएगा, इस ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, इस ज़माने में वस्तु विनिमय चलता था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट करी जाती थी, इंपोर्ट में क्या देखते हैं हम? गोल्ड किया जाता था, ब्रॉन्ज, तांबा, कॉपर, लकड़ी, सिल्क, लाजवट मणि, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी। लेकिन कहाँ से? गोल्ड आता था साउथ इंडिया से। ठीक है, ब्रॉन्ज आता था ओमान से, तांबा आता था राजस्थान से, लकड़ी आती थी मेसोपोटामिया से, जो आपने 11th में पढ़ा है ना, मेसोपोटामिया, उसी से। सिल्क आता था चाइना से, ठीक है, और लाज और मणि आता था अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें रहती हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहां से आ रही थी, तो व्यापार को अच्छे खासे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे इसमें। फिर आती है शिल्प उत्पादन की बात, क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखिए, जब आप क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हो ना, तो कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं, अगर वो आप काम कर रहे हो तो उसी को क्राफ्ट प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास काम आता है किसका? मनके बनाना, ठीक है, यानी कि ज्वेल मेकिंग। उसके बाद शंख की कटाई, धातु गर्म मेटल वगैरह यूज करना, बाट बनाना, मोहर बनाना, सील बनाना, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं। जो भी काम आप हाथ से करके किसी वस्तु को इस्तेमाल करके बना रहे हो, वो आपके लिए हो जाएगा शिल्प उत्पादन, वो हो जाएगा क्राफ्ट प्रोडक्शन। उसके बाद जो पदार्थों की विविधता थी, ये क्या है? बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, मटेरियल यूज किए जाते थे। सबसे पहले आता है कार्निलियन। कार्निलियन के बारे में ये लाइन याद रखिएगा, कार्निलियन क्या आता है? सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था। उसके बाद जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेल खड़ी, ये अलग अलग पत्थर हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉपर यूज हो रहा है, कांसा यूज हो रहा है, गोल्ड यूज हो रहा है, ये सब यूज हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी आयरन नहीं, कहीं भी आयरन नहीं है। आयरन से ये लोग परिचित नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे। और उसके बाद ये लोग जो अपनी चीज़ें बनाते थे ना, लाइक कोई ज्वेलरी बना दी, कोई बाट बना दिया, कोई सील बना दी, कुछ भी बनाते थे, तो ये अलग अलग शेप की थी। लाइक चक्राकार, सर्कुलर होती थी, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होती थी, गोलाकार, सेफ्रियल होती थी, ड्रम शेप्ड, ढोलाकार, इस तरीकों से इनको बनाया जाता था, अलग अलग शेप में बनती थी। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे, शिल्प उत्पादन केंद्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ पर ये वाली एक्टिविटीज़ होती थी। तो आज तो हमने बता दिया कहाँ होती थी,
नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, कोटदीजी, चनूतड़ो। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक नाम है। ठीक है, जब मैप वाली क्लास करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कौन सी लोकेशन कहाँ है। हमने ये डिसाइड कर दिया कि इन सारे एरियाज में क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, लेकिन हम कैसे कह पा रहे हैं? तो कहने का रीज़न क्या है, हमारे पास कुछ सबूत है। सबूत क्या? कि यहाँ पर कच्चा माल जो मिला, जिन जिन जगहों पर कच्चा माल पत्थरों के रूप में मिला, मेटल्स के रूप में मिला, उन जगहों को शिल्प उत्पादन का केंद्र मान लिया गया, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन मान दिया गया। उसके बाद अपूर्ण वस्तुएं, इम्परफेक्ट गुड्स, जहां पर थोड़ी सी आधी बनी हुई चीजें मिली उसे भी मान लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कूड़ा करकट। ठीक है, और इसमें ऐड कर लीजिएगा टूल्स। ये चीजें जहां जहां पर हमें मिली, हमने उस जगह को मान लिया कि वो क्या है, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे हड़प्पा की मोहरें, सील्स की बात करें तो अब सील्स में एक चीज समझिएगा कि पहली बात ये सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, एलाबस्टर स्टोन से बनाई जाती थी, इसी को सेटेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता था। उसके बाद इसके द्वारा व्यापार की सुविधा बढ़ाई जाती थी। अब देखिए समझिए कैसे, आपके यहाँ पर कोई ऑनलाइन पार्सल आता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उनकी अगर टेपिंग लगी हुई है, बॉक्स पैक है, यानी सामान आपका ठीक आया है। अगर बॉक्स के साथ छेड़छाड़ हुई यानी सामान के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। तो जब ये बोरियों में भर भर कर व्यापार करते थे तो बोरियों के ऊपर ना बिल्कुल मुंह पे बंद करके वहाँ मोहर लगाते थे। ठीक है, मिट्टी, गीली मिट्टी करके। अगर वो टूटी है मीन सामान के साथ छेड़छाड़ है, तो मोहर इनके व्यापार में यूज होती थी। और याद रखिएगा, मोहरों में इनकी विविधता है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, वन ऑफ द सीरीज ये है, और ये रहती है पशुपति की, इसको नाम दिया गया है पशुपति। और इसी पशुपति की सील को कंपेयर किया जाता है भगवान शिव से। ठीक है, और अगर थोड़ी सी सील्स और देखें तो कुछ इस तरह से, भले ही पैटर्न अलग अलग है लेकिन बनने वाला पत्थर क्या है, एक ही सेल खड़ी पत्थर, एलाबस्टर स्टोन। ठीक है, उसके बाद आगे हड़प्पा की लिपि की बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात करेंगे, तो इसको हमने रहस्यमयी माना है। ठीक है, इसको मिस्टीरियस माना है। मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। और पढ़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये आज तक चित्रात्मक है, ये पिक्टोरियल है, यानी कि इसमें लिखा हुआ तो है नहीं, सारे चित्र बने हुए हैं। और चित्र कितने हैं? 375 से 400। और एक सबूत की बात करें तो हड़प्पा का जो सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें 26 टाइप्स के साइंस हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पिक्चर्स की बात करें तो 375 से 400, और अगर साइंस की बात करें तो 26, कुछ इस तरह के साइंस। ठीक है, आगे हड़प्पा के बाट, इसके वेट्स की अगर हम बात करें, जाहिर बाट का मतलब जो तोलने वगैरह में काम आते हैं। देखिए, चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे, चर्ट स्टोन से बनाए जाते थे, ये क्यूबॉइड शेप के थे, घनाभाकार होते थे, और वेइंग एक्टिविटीज़ में, तोलन की क्रियाओं में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती थी, जो मिले हैं वो 2 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक ये होते थे, यानी 2 ग्राम का बाट से लेकर 1200 ग्राम तक के वाट होते थे। अब सोचो कि अगर 1200 ग्राम से ज़्यादा की चीज़ तोलनी है तो बेटा जो पुराने वाले हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, तोल लेंगे उससे। ठीक है, उसके बाद आगे इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, यही व्यक्ति है जिसने पहली बार भारत में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, जिसका मेन काम ही क्या था? रिसर्चेस करना। इसका नाम है कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही भारत के डिपार्टमेंट ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सारी रिसर्चेस करता है, उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले व्यक्ति ये थे जिनको हड़प्पा से रिलेटेड चीज़ें मिली थी, लेकिन ये खोज नहीं कर पाए। खोज क्यों नहीं कर पाए समझिएगा, क्योंकि इनकी ना कुछ गलतियां थी, कुछ इल्यूजन थे, कुछ भ्रम थे। इन्होंने अपनी बातों को खुद ही सही माना। जैसे इनको हड़प्पा की मोहर मिली, एक सील मिली, लेकिन इसका कालखंड, टाइम पीरियड इन्होंने गलत बताया। ठीक है, यानी कि इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया कि ये बहुत पुरानी है। और याद रखिएगा एक चीज़, जब कनिंघम स्टडी कर रहे थे तो उस समय हड़प्पा नाम नहीं था। ठीक है, हड़प्पा नाम 1921-22 में आया है। जब कनिंघम खोज कर रहे थे तो उस समय सिर्फ प्राचीन सभ्यता, एशियन सिविलाइजेशन के रूप में इसे देखा जा रहा था। उसके बाद कनिंघम के अनुसार सिंधु घाटी में कोई सभ्यता थी नहीं, क्योंकि जितने भी वेद वगैरह हैं सब में गंगा घाटी का जिक्र था, गंगा नदी का जिक्र था। तो कनिंघम का मानना क्या था कि सारी सभ्यताएं, सारी बसावट कहाँ पर है? गंगा नदी के पास। उसके बाद इन्होंने कुछ चीनी बौद्ध यात्रियों के वेदांत पढ़े थे। ठीक है, स्टडीड दी अकाउंट्स ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स, और जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हैं हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद आए थे।
तो इन्होंने क्या लिखा था अपने डायरीज में कि हम सिंधु घाटी के पास से गुजर रहे हैं और हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो इसको लग गया कि सिंधु घाटी के पास कुछ भी नहीं है, और लास्ट में इसने विभिन्न क्षैतिज धरातल पर खुदाई करी थी। देखिए इसने अलग अलग जगहों पर, लाइक एक बार यहाँ हॉरिजॉन्टल में जाके फिर एक बार यहाँ, ऐसे एक जगह पर रुककर कभी इसने लॉन्ग टर्म तक कोई भी रिसर्च नहीं करी। ये इसकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से कनिंघम हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो आगे आते हैं हमारे पास अंत या पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए अंत में आपके पास एक चीज है, वन वर्ड में आंसर दोगे तो हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक हो जाएगा एक्सटर्नल अटैक और एक हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। लेकिन अगर इसको डिटेल में डिफाइन करें, हड़प्पा पर कुछ बाहर के लोगों ने हमला किया था, वो थी आर्य कम्युनिटी। जो ये आर्यंस थे ये मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से भारत आए और हड़प्पा पर हमला किया और हड़प्पा के लोगों को मार दिया। नदियों का रास्ता बदलना, चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर्स। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो रिवर्स थी ये बाहर से बहती थी, लेकिन जब इनका रास्ता बदला तो हड़प्पा के अंदर से बहना शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद वनों की अत्यधिक कटाई, इनके पास लोहा था नहीं तो लकड़ी बहुत काट के इस्तेमाल करते थे, और जब इन्होंने लकड़ियाँ बहुत काटी, डिफॉरेस्टेशन बहुत किया, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, सूखा पड़ गया। और लास्ट रहता है भूकंप। ठीक है, अब इन बातों को हमने ऐसे ही नहीं माना है, इनके कुछ एविडेंसेस हैं। जैसे एक आती है डेथ मैन लेन। डेथ मैन लेन लाइक कुछ इस तरह, ठीक है, इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से इसमें स्केलेटन ही स्केलेटन मिले हुए हैं एक गली के अंदर, और ये गली मिली है हमें मोहनजोदारो से। ठीक है, ये मिली है हमें मोहनजोदारो से, या मोहनजोदारो आप कह सकते हो। ठीक है, और जो इस गली है इसी की वजह से उस जगह का नाम मोहनजोदारो रखा गया, यानी कि मृतकों का टीला, टॉम्ब ऑफ डेड्स। ठीक है, तो ये दिखाता है कि ये लोग बचने के लिए तो उधर भाग रहे थे, किसी ने तो हमला किया, बचने के लिए भाग रहे थे और ये लोग मारे गए। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला आता है हमारे पास कीचड़ में दबे हुए खंडर। ठीक है, कीचड़ में दबे हुए खंडर यानी कि जो आज की इनकी इमारतें हैं, इनकी सारी चीजें हैं, वो आपको मिलती हैं कीचड़ में दबी हुई, जो कि सबूत है किस बात का, बाढ़ का, कि फ्लड आई थी भाई। फिर टूटी फूटी इमारतें, ब्रोकन डाउन बिल्डिंग्स जो दिखाती हैं कि हाँ जी हमारे पास भूकंप भी देखने को मिलता है, लोग दबके मर गए। और लास्ट है जुते हुए खेत। ठीक है, जब आप इनकी बात करते हो, प्लग फील्ड्स की बात करते हो, तो इस प्लग फील्ड का मतलब किस चीज़ से है कि लोग अपने डेली जीवन जी रहे थे और इसका अंत जो हुआ वो अचानक से हुआ। इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे अब आप एक चीज़ समझिएगा कि आपके पास जो भी एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी वो 1 मार्कर, 3 मार्कर और 8 मार्कर के फॉर्म में आएंगी हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक है वो इनमें टकराएंगी, और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा ये सिर्फ फैक्ट वाले रहेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मुद्दे की चीज़ें पूछी जाएंगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको इन्हीं क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।